विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन एक ही संकल्प काफ़ी है आपको मंजिल तक ले जाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। कल मैंने फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, उसी क्रम में लाइट चली जाने के कारण लेक्चर पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जिस कारण आपको हम प्रकाश की जो विशेषता बता रहे थे उसका 4 ही विशेषता बताए थे। आगे का विशेषता बतलाना बाकी था, तो आज हम उसी विशेषता को कंटिन्यू करते हुए आज दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, और दूसरे लेक्चर के बारे में मैं अभी बताऊंगा, जिसमें मैं एक विशेषता बताया था प्रकाश का, कि जो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरंग हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे ऑप्शन देके पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है या निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो चलते हैं, आज मैं आपको पहले वो नोट्स बतला दे रहा हूँ जो विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलते हैं बोर्ड पर। देखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की कुल संख्या 7 होते हैं, जिसका ट्रिक निम्नलिखित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव में ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। तो इस बात को आप ख्याल रखिए, और उन 7 का नाम मैं आपको बतला दे रहा हूँ। इन 7 के अलावा जितने भी तरंग आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिए रहेंगे, ऑप्शन में दिए रहेंगे, वे सभी विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो इसका ट्रिक होता है GXUV रेडियो। ये ट्रिक मैंने खुद बनाया है, आप लोग को हो सकता है आप लोग अपने से भी इस ट्रिक को बना सकते हैं। इस जो भी मैंने 7 किरणों का नाम लिखा है, इसके आधार पर आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक मैं खुद बनाया हूँ। GXUV रेडियो, GXUV रेडियो, जहाँ पे G4, G का मतलब क्या है, गामा रेज यानी गामा किरणें। X4, X का मतलब है एक्स रे हो गया। U4, U का मतलब है अल्ट्रा वायोलेट रे, जिसका मतलब होता है परावैंगनी किरणें। यही किरणें हैं जो सूर्य से निकल करके, सूर्य की रोशनी से निकल करके हमारे त्वचा पर त्वचा कैंसर उत्पन्न करने का एक कारक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में ओजोन परत की लेयर पाई जाती है, जो इन किरणों को क्या करता है, सोख लेता है, जिस कारण हम त्वचा कैंसर से बच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद V4 हो जाएगा विजिबल लाइट। विजिबल लाइट यही लाइट जिसके बारे में हम आपको अभी चर्चा कर रहे हैं, वही है ये विजिबल लाइट, जिसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकाश के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, विजिबल लाइट। और इसलिए हम आपको बतलाए थे कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। इसी लाइट के बारे में बताए थे। फिर I4 हो गया इंफ्रारेड। I4 इंफ्रारेड, जिसे क्या कहते हैं, अवरक्त तरंगे भी कहते हैं। I4 इंफ्रारेड, जिसे अवरक्त तरंगे या अवरक्त किरणें भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और अवरक्त तरंगे को ही हम हीट वेव भी कहते हैं। गर्मी के मौसम में आप लोग अखबार में सुनते होंगे कि आज हीट वेव ज़्यादा रहेगा, कल हीट वेव ज़्यादा रहेगा, इसलिए आप लोग सावधानी से बाहर निकले। तो ये वही हीट वेव है जिसके कारण हम लोग को सचेत किया जाता है कि आप लोग बाहर निकलने से बचिए, ठीक है। तो I4 इंफ्रारेड वेव होता है, अवरक्त तरंगे होता है, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में हीट वेव भी कहते हैं, यानी उष्मीय तरंगे भी कहते हैं। यानी हीट वेव भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। उसके बाद हो गया R4 रेडियो वेव। GXUV रेडियो में रेडियो 4 रेडियो वेव होता है, जिसे रेडियो तरंगे भी कहा जाता है। तो आप इस चीज को, इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, 4 ऑप्शन देगा और बतलाएगा निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, या फिर पूछेगा निम्नलिखित में कौन ऐसा तरंगे हैं जो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इस बात को हमेशा ख्याल रखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की कुल संख्या कितने हैं, 7, जो एक गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त तरंगे, जिसे उसमें तरंगे भी कहा जाता है, एक रेडियो तरंगे। इन 7 के अलावा जितने भी तरंगे होंगे, जितने भी किरणें होंगे, वे सभी कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, तो वे सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएंगे, वो एक अलग श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि आपको फंसाने के लिए दे दिया जाता है, क्या अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो नहीं है। क्या बीटा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो नहीं है। क्या कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो नहीं है, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा ख्याल रखिएगा। ये चीजें जो है आपको न केवल 10th बोर्ड में ही, वरन आप आगे का भी कक्षा में जब पढ़ाई करेंगे उसमें भी आपको ये चीजें फायदा करेगा। यहाँ तक कि अगर मेरा क्लास को आप सही से फॉलो करते हैं, मेरे क्लास को आप पढ़ते हैं, तो आपको कंपटीशन का भी कुछ फैक्ट जो सामान्यतः क्लास में नहीं बताया जाता है, तो उसको मैं विस्तार पूर्वक बतलाने का काम करूँगा। जैसे कि ये सभी चीज़ें हैं,
ये सभी चीज़ें सामान्यतः 10th के बच्चों को नहीं बतलाया जाता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, इसलिए हमें उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग हमारे जो भी कंटेंट है उसको हमें डिजाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको बतला दे रहा हूं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की कुल संख्या कितने हैं, 7 होते हैं। ठीक है, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हाँ, कहीं कहीं पे आपको ये हो सकता है कि सर मैंने किसी बुक में पढ़ा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की कुल संख्या 8 होते हैं, तो मैं इसको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, जब आप 12th का एनसीईआरटी पढ़िएगा 11-12 का, तो उसमें साफ साफ बतलाया गया कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की कुल संख्या 7 होती है। ठीक है, इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा। और मैं कोई भी फैक्ट बताऊंगा आप लोगों को, तो ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, यानी एनसीईआरटी में जो लिखा होगा उसी बेस्ड मैं आपको बतलाऊंगा। और एनसीईआरटी ही सबसे प्रमाणिक बुक माने जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं एनसीईआरटी को ही प्राथमिकता देता हूँ, एनसीईआरटी को ही प्रथम स्थान पर रखता हूँ, उसके बाद ही कोई दूसरे बुक को मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब चलते हैं हम प्रकाश की चौथी विशेषता की ओर, प्रकृति में सबसे अधिक वेग या चाल। चाल मतलब होता है दूरी बटा समय, यानी कितना समय में आप कितना दूरी को तय करते हैं, ये हो गया आपका चाल। ठीक है, और वेग हो गया चाल, जब एक निश्चित दिशा में हो तो उसी को हम वेग कहते हैं। ठीक है, प्रकृति में सबसे अधिक वेग या चाल प्रकाश का ही होता है। वेग या चाल का मतलब दोनों सेम ही होता है। ठीक है, वेग में एक डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, लेकिन चाल में दिशा नहीं होता है, इसलिए दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है। ठीक है, तो प्रकृति में सबसे अधिक वेग प्रकाश का ही होता है, यानी हमारे पूरे पर्यावरण में, पूरे विश्व में, पूरे प्रकृति में यदि बात किया जाए चाल की, यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करने की बात किया जाए, तो प्रकृति में सबसे अधिक तेज कौन दौड़ सकता है, तो प्रकाश दौड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है प्रकृति में सबसे अधिक वेग या चाल किसका होता है, प्रकाश का होता है। और प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, तो प्रकाश का चाल प्रकृति में सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में होता है। निर्वात मतलब अंतरिक्ष में वैसा स्थान जहां पर ना तो ठोस मीडियम उपस्थित है, ना तो गैसीय माध्यम उपस्थित है, और ना ही द्रवीय माध्यम उपस्थित है। ठीक है, तो प्रकृति में प्रकाश का सबसे अधिक चाल कहाँ होता है, निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग करीब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जिसको हम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी कहते हैं। 3 लाख किलोमीटर, किलो का मतलब होता है 10⁻3। ठीक है, और 10⁸ का मतलब है कि 10⁸ का मतलब है कि 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, 10⁸। इस बात को ख्याल रखिएगा। ठीक है, इस बात को ख्याल रखिएगा। तो निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल करीब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी प्रकाश जो है 1 सेकेंड में इतना मीटर कवर कर सकता है। प्रकाश जो है 1 सेकेंड के अंतर्गत कितना मीटर दौड़ सकता है, तो 3 × 10⁸ मीटर दौड़ सकता है। ठीक है, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। ठीक है, इस बात को ख्याल रखिए। यदि मील में पूछ दे कि प्रकाश जो है 1 सेकेंड में कितना मील दूरी तय करेगा, तो मील में भी इसका आंसर दिया गया था 1,86,000 मील प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश का वेग करीब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 1,86,000 मील प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होते हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निर्वात में प्रकाश किस रूप में संचरित होते हैं, तो वहां पर दिया जा सकता है अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो वहां पर क्या आंसर होगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। निर्वात में प्रकाश कैसे संचरित होते हैं, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होते हैं। वायु में भी प्रकाश का चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। सामान्यतः ऐसा मान लिया जाता है कि वायु में प्रकाश का चाल निर्वात में प्रकाश के चाल के लगभग बराबर होता है, लेकिन एक्यूरेट बात किया जाए तो वायु में जो प्रकाश की चाल होता है वह निर्वात से कम होता है, क्योंकि वायु में क्या होता है, गैसीय माध्यम उपस्थित होता है। वायु में क्या होता है, गैस पाया जाता है, जी गैस पाया जाता है, धूल के कण पाए जाते हैं, जिस कारण क्या होता है कि प्रकाश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इस कारण है कि प्रकाश की चाल घट जाती है वायु में। ठीक है, लेकिन
सामान्यतः यदि पूछा जाए वायु में प्रकाश का चाल कितना होता है तो लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। लेकिन यदि एक्यूरेट पूछा जाए तो इससे कम हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से लगभग 91 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 91 मीटर प्रति सेकेंड शायद मेरे ख्याल से कम होता है। लेकिन आप इसी चीज को याद रखिएगा कि वायु में भी प्रकाश का चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अभी मैंने प्रकाश की चाल के बारे में बताया था। अब प्रकाश की चाल से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उसको आप लोग नोट्स कर सकते हैं। प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि आपसे जब भी पूछा जाए प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने, यहाँ पर ने लिख दीजिएगा, ज्ञात किया था। ठीक है, और उन्होंने ही बताया था कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था और उन्होंने ही बताया था कि निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, इस बात को ख्याल रखिएगा। विरल माध्यम, विरल माध्यम मतलब होता है कम घनत्व वाले माध्यम। जैसे कि यहाँ पे 2 गैसीय माध्यम है, यहाँ पे 2 गैसीय माध्यम है। इस गैसीय माध्यम में क्या है कि गैस का कण देखिए बहुत कम है, 1 2 ये इसको गिनिएगा तो बहुत कम मात्रा में यहाँ पे गैसीय माध्यम का कण दिया गया है। वहीं इस गैस का बात कीजिएगा तो इस गैस में क्या है कि इसका कण जो है, पार्टिकल जो है इसमें बहुत ज्यादा है। तो इसके तुलने में क्या हो गया, अधिक घनत्व का माध्यम हो गया, यानी कम जगह पे ज्यादा चीजें यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे यहीं पर उतना ही जगह पे कम चीजें रखा गया। इसका मतलब क्या है कि इसका घनत्व कम है और इसका घनत्व ज्यादा है। ठीक है, तो यही बताया गया कि विरल माध्यम है, ये यहाँ पे हो गया विरल माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम यानी कम घनत्व वाला माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होगा। ठीक है, तो इस बात को ख्याल रखिएगा, जहाँ पे माध्यम का पार्टिकल कम होगा, ये गैसीय माध्यम है, यहाँ पे माध्यम का क्या है, पार्टिकल कम है। पार्टिकल मतलब उसका कण कम है, गैसीय कण, गैसीय अणु बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे प्रकाश क्या है बहुत सरलतापूर्वक आसानी से गमन कर जाएगा, उसके मार्ग में रुकावट बहुत कम आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब भी प्रकाश गमन करेगा तो इसके मार्ग में बहुत सारे गैस के अणु आ जाएंगे, जिस कारण क्या है कि प्रकाश का वेग या चाल घट जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया कि विरल माध्यम में यानी कम घनत्व वाले माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होता है। ठीक है, लेकिन सघन माध्यम में यानी अधिक घनत्व वाले माध्यम, इस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होता है, क्योंकि यहाँ पे अधिक घनत्व होने के कारण गैस का कण अधिक होंगे, जिस कारण क्या होगा कि वह प्रकाश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देगा। ठीक है, क्योंकि माध्यम का घनत्व बढ़ने पर प्रकाश का चाल बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे माध्यम के घनत्व बढ़ने पर प्रकाश का चाल बढ़ नहीं जाता है बल्कि घट जाता है, इस बात को ख्याल रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि माध्यम का घनत्व कम है, यहाँ पे माध्यम का घनत्व ज्यादा है, इसलिए इस होके यदि हम प्रकाश को गुजारते हैं इस माध्यम से तो प्रकाश का चाल अधिक प्राप्त होगा। लेकिन यही इस माध्यम से आप प्रकाश को गुजारेंगे तो इस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि माध्यम का घनत्व बढ़ने पर, यहाँ पे माध्यम का घनत्व कम है, यहाँ पे माध्यम का घनत्व अधिक है, तो माध्यम का घनत्व बढ़ने पर प्रकाश का चाल घटती है। ठीक है, तो इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। ठीक, अभी हम पिछले स्लाइड में प्रकाश से संबंधित कुछ फैक्ट, प्रकाश के चाल से संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा की थी। यहाँ पर भी हम प्रकाश के चाल से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। प्रकाश की चाल के बारे में ही है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में होती है। तो निम्नलिखित में बोलेगा आपको क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी। तो इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होगी, निर्वात में होगी। निर्वात से थोड़ा कम प्रकाश की चाल गैस में होगा और गैस से थोड़ा कम प्रकाश की चाल द्रव में होगा। द्रव से सबसे कम प्रकाश की चाल कहाँ होगा, ठोस में होगा। सबसे कम प्रकाश की चाल कहाँ होगा, ठोस में होगा। इस बात को ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होगी, निर्वात में। निर्वात में हमेशा प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, चाहे गैस हो, द्रव हो, ठोस, इस सबसे अधिक कहाँ होगी, निर्वात में। निर्वात के बाद प्रकाश की चाल निर्वात से थोड़ा कम कहाँ होगा, गैस में। गैस के बाद प्रकाश की चाल थोड़ा कम कहाँ होगा, द्रव में। द्रव से कम होगा प्रकाश की चाल ठोस में। तो सबसे कम प्रकाश की चाल ठोस में, ठोस से ज्यादा प्रकाश की चाल द्रव में होता है, द्रव से ज्यादा प्रकाश की चाल गैस में होता है और गैस से ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। इस चीज को हमेशा आप ख्याल रखिएगा, अपने कॉपी में ऐसे ही नोट्स देकर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा, आप लोग गांव घर में एक भाषा सुनते होंगे कि ठनका गिरा है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से सदैव अधिक होती है। क्या होता है कि जब ऊपर से बिजली गिरती है तो वहां पे एक आवाज आता है, ठनाक दबर, एक ठन सा आवाज आता है,
और बिजली भी साथ साथ क्या होता है कि चमक, एक चमकीला सा रोशनी भी हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या होता है जब ठनका गिरता है तो उससे पहले, सबसे पहले क्या होता है, एक चमकीला सा हमें रोशनी देखने को मिलता है, उसके बाद हमें उसकी गर्जन का यानी उस ठनका का आवाज़ सुनाई पड़ता है। तो वही के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से सदैव अधिक होती है। यानी प्रकाश की चाल जो होती है वह ध्वनि की चाल मतलब हमारी जो आवाज़ की ध्वनि है वह कम कितना समय में कितना दूरी तय कर सकती है, तो ये ध्वनि की चाल हो गया। अब प्रकाश की चाल मतलब प्रकाश जो है कितना समय में कितना दूरी तय कर सकता है, ठीक है। तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से सदैव अधिक होती है, यानी प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से सदैव अधिक होती है, यानी ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। यही कारण है कि तरित यानी ठनका, तरित बोला जाता है इसे हिंदी के भाषा में, ठनका को क्या बोलते हैं, तरित बोलते हैं। तरित की चमक यानी जब ठनका गिरता है तो उसमें क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा चमकीला रोशनी हमें दिखाई पड़ता है, तो वही हो गया तरित की चमक। उसकी गर्जन मतलब उसकी आवाज़ जो होता है, ठनका होता है तो उसकी आवाज़ जो होता है उसकी गर्जन से पूर्व ही दिखाई पड़ता है। तो आप लोग देखते होंगे, तो ये चीज़ आप लोग ख्याल रखिएगा कि जब ठनका गिरता है तो उस वक्त हमें ठनका की आवाज़ से पहले उसका बिजली चमकता हुआ क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से हमेशा अधिक होती है, इसलिए हमें प्रकाश जो है पहले दिखाई पड़ता है और ध्वनि बाद में सुनाई पड़ता है, ठीक है, गर्जन की आवाज़। इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखिएगा। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे की स्लाइड की ओर, ठीक है। अब प्रकाश की हम अगली विशेषता के बारे में बात करेंगे। आप लोग सीरियल वाइज इसका नंबरिंग कर लीजिएगा, ये शायद छठा या सातवां होगा प्रकाश की विशेषता। तो सातवां विशेषता के बारे में बतला दे तो प्रकाश में दोहरी प्रकृति यानी डुअल नेचर पाया जाता है। प्रकाश में दोहरी प्रवृत्ति पाया जाता है। दोहरी प्रवृत्ति कहने का मतलब है कि प्रकाश कभी तरंग के भांति व्यवहार करता है, कभी कण के भांति, तो इसलिए कहा जाता है प्रकाश में दोहरी प्रवृत्ति पाया जाता है, ठीक है। तो प्रकाश में दोहरी प्रकृति या प्रवृत्ति पाया जाता है क्योंकि प्रकाश कभी तरंग यानी वेव की भांति व्यवहार करती है तो कभी कण की भांति व्यवहार करती है। तरंग कहने का मतलब है कि एक प्रकार का विक्षोभ। कभी आपने तालाब में जैसे एक कंकर फेंका होगा तो क्या होता है कि उस वक्त जहाँ पे कंकर गिरता है वहाँ के आसपास एक विक्षोभ सा उत्पन्न हो जाता है, पानी का गोल गोल विक्षोभ सा उत्पन्न हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, तरंग कहा जाता है। तरंग एक प्रकार का क्या है, विक्षोभ है। तो प्रकाश में दोहरी प्रकृति पाया जाता है। तो प्रकाश क्योंकि प्रकाश कभी तरंग की भांति व्यवहार करती है तो कभी कण की भांति, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो प्रकाश के कुछ गुण जैसे प्रकाश का व्यतिकरण हो गया, प्रकाश का विवर्तन हो गया, प्रकाश का ध्रुवन हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया एवं बहु प्रकाश का ऋजु रेखीय यानी प्रकाश का सरल रेखीय गमन आदि प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाती है। यानी इन सबों का व्याख्या प्रकाश के तरंग प्रकृति के आधार पर की जाती है। लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रॉम्पटन प्रभाव ये प्रकाश के कण प्रकृति को दर्शाता है। यानी इसका जो व्याख्या है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का और क्रॉम्पटन प्रभाव का जो व्याख्या है वो प्रकाश के कण प्रकृति के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। इसमें से क्या है कि बहुत टॉपिक है जैसे प्रकाश का व्यतिकरण हो गया, ये सभी आपको अगले क्लास में पढ़ना होता है, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक हो गया प्रकाश का विवर्तन, ध्रुवन, परावर्तन, अपवर्तन, ये सभी आपको 10th क्लास में ही पढ़ना है, ठीक है। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव ये सभी 11th क्लास का टॉपिक है, 12th क्लास का टॉपिक है, इसलिए इन सबों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इन सबों को आप एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगली स्लाइड की ओर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम प्रकाश की अगली विशेषता की ओर चर्चा करेंगे कि प्रकाश जब किसी एक माध्यम से, मान लो ये एक गैस माध्यम है, गैसीय माध्यम है, इसमें क्या होगा, इसका पार्टिकल होगा, इसका कण होगा, क्या होगा, बहुत अलग अलग बहुत दूरी पर स्थित होंगे। वहीं ये क्या हो गया, एक ठोस माध्यम हो गया, ठोस माध्यम हो गया। इसका कण क्या होगा, पार्टिकल होगा, ये बहुत क्लोजली होगा, बहुत क्लोजली पैक होगा। ठोस का कण कितना होता है, बहुत क्लोज होता है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये हो गया एक ठोसीय माध्यम हो गया और ये होगा गैसीय माध्यम, या मान लीजिए ये एक द्रव माध्यम है, ठोस माध्यम नहीं एक द्रव माध्यम है, ठीक है। क्या कहता है कि जब प्रकाश जब किसी एक माध्यम से, मान लो ये गैसीय माध्यम है, ये एक माध्यम हो गया, ये हो गया माध्यम 1, ये हो गया माध्यम 2, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्न 3 घटनाएं हो सकती है। यानी मान लिया जाए प्रकाश किसी एक माध्यम से यानी गैसीय माध्यम से द्रव या माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो 3 ही घटनाएं हो सकता है। या तो प्रकाश का परावर्तन होगा, प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये जो दोनों माध्यम को पृथक करने वाला, दोनों माध्यम को अलग करने वाला सतह है,
इससे क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, यानी प्रकाश इससे टकराएगा, प्रकाश ऐसे आएगा, इससे टकराकर इधर लौट जाएगा, ठीक है। तो इसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। या तो प्रकाश का परावर्तन होगा, दूसरा या तो प्रकाश का अपवर्तन होगा, यानी प्रकाश इस माध्यम से जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, तब हो सकता है कि प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, लेकिन क्या होगा, प्रवेश करते वक्त इसका क्या होगा, दिशा अपना ये मार्ग से क्या हो जाएगा, भटक कर इसका दिशा चेंज हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तीसरा हो गया, या दोनों माध्यम को अलग करने वाली पृथकारी पृष्ठ पर प्रकाश का अवशोषण हो जाता है। तो ये दोनों माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ है, ये गैसीय माध्यम, ये द्रव्य माध्यम, ये दोनों माध्यम को एक अलग करने वाला एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, हल्का सा एक पतला पृष्ठ होता है। इस पृष्ठ पर क्या होता है, या तो प्रकाश का अवशोषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रकाश का अवशोषण। अवशोषण करने का मतलब ये जो पृष्ठ होगा प्रकाश को अपने तरफ सोख लेगा, ठीक है। तो यही तीन घटना हो सकती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, ठीक है। तो इससे संबंधित एक फैक्ट है जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और हो सकता है पूछे गए भी हो और पूछे जाएंगे भी आगे, तो उस फैक्ट को हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन वो फैक्ट कंपटीशन के दृष्टिकोण से, अगले क्लास के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और यहाँ तक कि अब आपके ऑब्जेक्टिव का भी थोड़ा लेवल बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए मैं कुछ ऐसे फैक्ट भी लिखाता हूँ जो जैसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा वो आपके लिए सहायक साबित हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक अगला फैक्ट आपको बताता हूँ, उसके बाद क्लास का द एंड कर देंगे, ठीक है। अब हम प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इससे संबंधित एक फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश की आवृत्ति सदैव नियत रहती है। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से, मान लो ये माध्यम एक है और ये माध्यम दूसरा है, तो किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की आवृत्ति सदैव नियत रहती है। नियत रहने कहने का मतलब है कि जो प्रकाश की आवृत्ति इस माध्यम यानी गैसीय माध्यम में होगी वही प्रकाश की आवृत्ति द्रव्य माध्यम में भी होगा। लेकिन प्रकाश का तरंग दैर्घ्य यानी प्रकाश का वेवलेंथ होता है, यानी प्रकाशीय तरंग का जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य होता है और चाल होता है, ये बदल जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश की आवृत्ति सदैव नियत रहती है। आवृत्ति कहने का मतलब है कि प्रति सेकंड कंपन की दर, यानी कोई व्यक्ति यदि ढोल पीट रहा है तो एक सेकंड में वो कितने बार ढोल को पीट सकता है, वो उसका क्या हो जाएगा, आवृत्ति। यदि कोई व्यक्ति एक सेकंड में 5 बार ढोल को पीट रहा है, कोई एक व्यक्ति उसी ढोल को एक सेकंड में 10 बार पीट रहा है, तो इसमें आवृत्ति किसका अधिक हो जाएगा, तो जो 10 बार पीट रहा है, ठीक है। तो वही बतलाया गया कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश की आवृत्ति सदैव नियत रहती है। यानी प्रकाश की आवृत्ति जो इस माध्यम में होगा वही प्रकाश की आवृत्ति इस माध्यम में होगा। लेकिन प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का वेवलेंथ, ठीक है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य व प्रकाश का चाल बदल जाता है। चाल मतलब समय के साथ आपने कितना दूरी तय किया है, ठीक है, ये आपका चाल हो गया। तो आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद।